हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। अब आप लोग एग्जाम देने जाने वाले हो, लेकिन उससे पहले ये पेपर देख लेना। ये जैक बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग एग्जाम इसमें से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आज देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा बता दूं, आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाइए और हर एक वीडियो को जरूर देख लीजिए। मैथ और साइंस में कह रहा हूं, फोड़ दोगे, है ना, बिल्कुल फोड़ दोगे। चलिए फटाफट से देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है कि गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है ना। गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है। चार ऑप्शंस इसमें आप लोगों का सामने दिया गया है। क्या क्या है देख सकते हो। जीवाणु है, कवक है, विषाणु है और है आप लोगों का प्रोटोजोआ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवक। तो कवक बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अभी पता है रात के 10 बज रहे हैं, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप लोगों को सुबह ये वीडियो मिलेगा, है ना, भोर में। इसके अलावा आप लोगों का बहुत सारा क्लासेस में दिया हूं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों को भी बता दो। और अभी एग्जाम देने जाओगे तो बिल्कुल शांत रह मन से रहना, है ना। ये नहीं कि सर ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, जितना पढ़े हो उसमें आप कॉन्फिडेंट रहो, है ना। और जाके एग्जाम दो शांत मन से, जितना आएगा उतना लिखना, है ना। हालांकि मैथ और साइंस जितना मैंने पढ़ा है उससे बाहर आपका नहीं आनेगा, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। चलो देखो, अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो छोटे छोटे जीव होते हैं, ये जल में भी रहते हैं बच्चे, वायु में भी रहते हैं और मिट्टी में भी, है ना। इनमें से सभी जगह पर हो जाएगा सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट 2 नंबर हो गया। 3 नंबर देखो, जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो जीवाणु और कवकों के द्वारा जो अपघटित हो जाते हैं, यानी अपघटित का अर्थ है बोले इन द सेंस कि वो मिट्टी में बिल्कुल मिल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जैव निम्नकरणीय पदार्थ। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है। जल में, मिट्टी के तेल में, अल्कोहल में, इनमें से सभी। देखिए सोडियम जो होते हैं बेटा बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। क्या है, सोडियम एक बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, इस वजह से इसको क्या मिट्टी के तेल में बच्चा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 क्या सही हो जाएगा, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है सोडियम को। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है। किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ क्या है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, जल है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सहायक पदार्थ यानी उसको जलने में सहायता करता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ऑक्सीजन जो होती है ना, ये जलने में सहायता करती है। देखो आप कहीं भी ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो वहां पर जलेगा ही नहीं भैया। ऑक्सीजन अगर कहीं आग लगाना है तो भैया ऑक्सीजन जरूरी है, समझ लो, हवा जरूरी है। अगला, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, असावधानी के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो बर्फ पर चलने पर फिसल जाओगे क्योंकि वहां पर घर्षण कम होगा ना, फिसल जाओगे। चलो नहीं, चल ही नहीं पाओगे भैया क्योंकि घर्षण कम है। हम यहाँ पर क्या फर्श में देखो चल पा रहे हैं, यहीं पर पूरा तेल बिछा दो, एकदम तेल पूरा ढाल दो, चल पाओगे तेल के ऊपर, नहीं। क्यों, क्योंकि वहां घर्षण कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, है ना। जैसे बहुत कुछ देखते हो ना, तालाब के साइड में चलने जाता है गिर जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर घर्षण कम होता है। किसी वस्तु की माध्य स्थिति के आगे पीछे की होने वाली गति को क्या कहते हैं। जैसे ये वस्तु का माध्य स्थिति है, समझ लो ये माध्य स्थिति है और यहां से इधर 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 ऐसे 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 माध्य स्थिति से ऐसे 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 हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कंपन। क्या बोलते हैं, इसको कंपन बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कौन सी वो घटना है, कौन सी वो प्रक्रिया है जिस कारण से श्वेत प्रकाश यानी जो सफेद रंग का है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। बता दूं, जब आप सफेद रंग को प्रिज्म से पार करवाते हो, जी हाँ, जब सफेद रंग प्रिज्म से पार होती है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये 7 रंगों में बढ़ जाती है। इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण और इसे कहते हैं विक्षेपण की प्रक्रिया, यानी टूटने की प्रक्रिया। 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है, जैसे वैगनी नीला, वैनिया फिनला, है ना, भिवगी बोलते हैं उसको हम लोग। आगे पढ़ोगे चिंता ना करो, अभी तो खाली इतना याद रखो। अगर देखो सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है। सामान्य नेत्र यानी हमारा नेत्र, मेरा तो भैया चश्मा लगा हुआ है, मान लो चश्मा खोल के आप हमारा जो क्या होता है ना, नियर सबसे जो कम दूरी होता है जहां पर आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो, कितना होता है ना। सब सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी, कितना दूरी तक आसानी से पढ़ सकते हो, तो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है बेटा, 25 सेंटीमीटर, है ना। अगला देखो किस कारण पृथ्वी के अंदर के पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। अब देखो पेड़ पौधे, कभी भूकंप आया होगा, सुनामी आया होगा, है ना, पेड़ पौधे जमीन के अंदर चले गए, लाखों करोड़ों वर्ष दबे रहे, उच्च दाब मिला उसको, तापमान मिला अलग अलग उच्च, तो इस प्रकार से वो क्या हो गया, कोयले में परिवर्तित हो गया। तो उच्च दाब भी होगा और उच्च ताप भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
कोक किसका शुद्ध रूप है? पेट्रोल का, कार्बन का, ईंधन का, कि इनमें से कोई नहीं? कोक जो होता है ना, ये कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक कह सकते हो एक प्रकार से कार्बन का ही अंश है, कार्बन ही है, तो ये कार्बन का शुद्ध रूप ही कोक कहलाता है। अगला देखो 12 नंबर, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। मृदा अपरदन को कौन रोकेगा? वन्य जंतु रोकेगा, वृक्ष रोकेगा, कल कारखाने रोकेंगे, फिर वनोन्मूलन। देखो वनोन्मूलन मतलब होता है वनों की कटाई, तो वनों की कटाई करोगे तो बेटा कभी बताओ मृदा अपरदन रोकेगा? बिल्कुल नहीं रोकेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें वृक्ष लगाना पड़ेगा, तो वृक्ष क्या हो जाएगा? ये मृदा अपरदन को रोक पाएगा। अगला है, कागज का कितने बार पुनर्चक्रण संभव है? 5 से 7 बार, 8 से 10 बार, 11 से 13 बार, 2 से 3 बार। तो कागज का याद रखना 5 से 7 बार, कितना? 5 से 7 बार इसका पुनर्चक्रण, यानी बार बार हम अलग अलग चीज द्वारा इसको पुनर्चक्रित करके हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो बेटा वायु में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, याद रखिएगा, वो 78% होती है। कितनी होती है? 78%, है ना। नेक्स्ट, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त होती है? बताओ, सीएलसी के द्वारा, सीएफसी के द्वारा, सीएससी के द्वारा, फिर एफएलसी के द्वारा। तो याद रखना वायुमंडल की जो ओजोन परत है ना, वो क्षतिग्रस्त होती है सीएफसी के द्वारा, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, है ना। जरायुज जंतु कौन से हैं? बताओ, जरायुज जंतु कौन है? देखो, जरायुज मतलब जो संतान को जन्म देती है, अंडा नहीं देता है ना। ये क्या संतान को ही, मतलब भैया बच्चा जन्म देता है, समझ लो। तो गाय भी होगा, कुत्ता भी होगा, बिल्ली भी होगा, है ना। ये अंडे थोड़े देते हैं भैया। आपने कभी सुना है कि कुत्ता ने अंडा दिया है ना? नहीं ना। तो क्या होता है, इनमें से सभी सभी जरायुज है, क्योंकि सभी क्या होता है, सीधे बच्चे को जन्म देता है। जो अंडा देता है बेटा, वो जरायुज नहीं होता है। रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? कोकून, प्यूपा, वयस्क। तो देखो, जैसे एक मनुष्य में क्या होता है, पहले बच्चा होगा, पहले भ्रूण होगा, फिर बच्चा का रूप लेगा, फिर बड़ा बनेगा, युवा अवस्था में आएगा, फिर बड़ा होगा, फिर बूढ़ा जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से कोकून के भी अलग अलग इसमें एक स्टेज होता है। प्यूपा हो गया, कोकून भी हो गया, वयस्क भी हो गया, सभी चीज होगा इसमें, यानी इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो याद रखना, विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, है ना। विद्युत सेल में क्या होता है? 2 टर्मिनल, इस प्रकार से होता है ना। ये धन टर्मिनल होता है, ये ऋण टर्मिनल होता है, यानी 2 टर्मिनल इसमें होते हैं। कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है? बताओ, कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त होता है, यानी चमकता है? बताओ, तो किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त होता है। दीप्त होता मतलब क्या होता है? चमकता है ना। एलसीडी होगा, एलईडी होगा, डीवीडी होगा, या पीवीसी होगा? पीबीसी क्या हो जाएगा बताओ? देखो, आप लोग सुने ही होगा ना, एलईडी, एलईडी बल्ब देखो, एलईडी बल्ब, है ना, जैसे ही धारा जाएगा तुरंत ग्लो उठेगा, तो क्या हो जाएगा? एलईडी हो जाएगा। भैया एलसीडी जो टीवी होता है, डीवीडी भी अलग चीज हो, पीवीसी भी अलग है। एलईडी जो होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ये आप जैसे ही करंट जाएगा देखते हो एलईडी बल्ब जल जाता है। चलता कि नहीं? एलईडी बल्ब नाम ही है तो वही चलेगा ना। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? जब किसी से कहीं पर विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, तो उसके आस चारों तरफ क्या, एक चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित हो जाती है, तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्न में से सबसे कम मजबूत रेशा, कम बोल रहे हैं, सबसे मजबूत रेशा क्या है इसमें से? तो सबसे मजबूत रेशा की बात करते हो, नायलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नायलॉन जो है सबसे मजबूत रेशा हो जाएगा, है ना। वो मतलब मजबूत इसलिए है क्योंकि वो केमिकल्स के द्वारा लेबोरेटरी में बनाया जाता है, समझ लो, और ये मानव बनाते हैं इसको, और बहुत ज्यादा ये स्ट्रांग होता है, मतलब खींचने पर नहीं टूटेगा। प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वो है, प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है उसे बोलते हैं मेलामाइन। क्या बोलते हैं? मेलामाइन। और जो अग्निशामक होते हैं ना, वो मेलामाइन ही लगा होता है उनके वस्त्रों में, और इसी वजह से वो आग के लपटों से बच जाते हैं। अग्निशामक जो होता है ना, फायर ब्रिगेडर। पॉलिस्टर की सामान्य किस्म क्या है? टेरिलीन, पॉलीमर, या फिर एक और दो दोनों? तो याद रखिए, पॉलिस्टर की सामान्य किस्म पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? देखो, ये कोई ये समतल दर्पण है, ऐसे कोई किरण आया, ऐसे निकल गया, है ना, और ये अभिलंब हो गया। ये आपतित किरण और ये अभिलंब हो गया। ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो होगा बेटा, है ना, अभिलंब के बीच का कोण जो होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। क्लियर है? और ये आपतन कोण बोलेगा तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतित किरण आपतन कोण बोलेंगे, है ना। चमकीला पिंड कौन से हैं इनमें से? बताओ, ये तो खुद बोल सकते हो कि इनमें से सबसे चमकीला कौन है, बताओ। चंद्रमा, तारे, एक और दो, दोनों हो जाए कि दोनों में से कोई नहीं।
सबसे चमकीला कौन है इनमें से? तो याद रखना बेटा, सबसे चमकीला इनमें से, सबके सबसे चमकीला है, तारे ही तो चमकते हैं और कौन चमकेगा बताओ? मानव कान की श्रव्यता प्रास, यानी हम मनुष्य कितना से कितना हर्ज तक सुन सकते हैं? तो याद रखना 20 से लेकर 20,000 हर्ज तक, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ आप लोग ऐसे भी लिखा हो सकता है कि 20 टू 20 किलो अजेट, 20 किलो हर्ज, ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट 27 नंबर हो गया है, ध्वनि की प्रबलता की माप, ध्वनि को किससे मापा जाता है? तो ध्वनि को डेसिबल से। किससे बेटा? डेसिबल से ध्वनि को मापा जाता है ना। देखो अभी थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग एग्जाम भी देने जाओगे, है ना। अभी और मान लो लेट करूंगा, ये करूंगा, तो फिर थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होगा। इस वजह से आप लोगों को लिए थोड़ा सा मैं थोड़ा सा जस्ट जल्दी बता रहा हूं, ज्यादा नहीं। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है कैसे? अभयारण्य में किया जाता है, अभयारण्य में किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में, या फिर इनमें से सभी। तो बिल्कुल सभी जगह पे ही संरक्षित होता है ना आवास। जो प्राकृतिक आवास या वन्य प्राणी का संरक्षण होता है, इनमें से सभी में होता है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। भारत में जो है राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या होती है कितनी? ये टोटल 106 ऑप्शन में है, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें बेटा, तो और एक यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बढ़ चुका है। तो अगर 107 भी ऑप्शन में रहे ना, तो उसको आप लोग मारना, क्योंकि अभी वर्तमान की बात करें तो 107 है ना। काला सोना किसे कहता है? देखो ये यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, काला सोना क्या बोलेंगे? फट से बोल देगा कोयला। तो कोयला काला सोना नहीं है, कोयला काला हीरा है। क्या बोलते हैं? ब्लैक डायमंड बोलते हैं ना, मतलब काला हीरा है कोयला। बट काला सोना किसे बोलते हैं हम लोग? पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम को, है ना। नेक्स्ट, चट्टानों पर चढ़ाने हेतु कृषि से बनाए जाते हैं किससे? रेयॉन से, कपास से, नायलॉन से कि जूट से? चट्टानों पर चढ़ने हेतु यानी पत्थरों पर या फिर पहाड़ों पर चढ़ने हेतु याद रखना नायलॉन के रेसे का, नायलॉन की रस्सी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत मजबूत रस्सी होता है। क्या होता है? बहुत मजबूत रस्सी होता है। एक ईंधन नहीं है इनमें से, ईंधन कौन नहीं? मृदा नहीं है, सीएनजी नहीं है, एलपीजी नहीं है, फिर बायोगैस। तो याद रखिएगा ईंधन इनमें से जो है ना, ये आप लोगों का मृदा जो है, देखो मिट्टी, मिट्टी ईंधन थोड़ी है भैया। एलपीजी गैस सिलेंडर है, आग लगेगा। सीएनजी भी भैया गाड़ी चलाती है। तो ये सब आपका ईंधन है, बट मृदा ईंधन नहीं है ना। निम्नलिखित में कौन सा गोल विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक मतलब प्यारे बच्चे होता है जिसमें से धारा बहेगी। क्या होगा? धारा बहेगा, है ना। धारा बहेगा यानी क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक है, तो ये हो जाएगा नींबू का शरबत भी होगा, नल का पानी भी होगा। कौन विद्युत का सुचालक है? तो नींबू का रस भी होगा, नल का पानी भी होगा, सिरका भी होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉल्ट किया है यहाँ पर, है ना। पूछना चाहिए था कौन विद्युत का सुचालक नहीं है ना, तब आपका आंसर दूसरा होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा फॉल्ट है, छोड़ दो, है ना। याद रखना नींबू का रस, नल का पानी, सिरका सभी विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन बाकी हमको लग रहा है 4 नंबर इनसे आंसर होगा तो नहीं होता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा फॉल्ट पूछा है क्या कौन होगा? तो भाई सारे ही तो होते हैं। कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत जहरीला गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत विषैली है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो माइक्रोप्लाज्मा या माइक्रोप्लाज्मा ही बोल सकते हो, है ना। एक्चुअली माइक्रोप्लाज्मा होता है। तो 35 से 1 सही हो जाएगा। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किसका उत्पादन में किया जाता है? तो अल्कोहल का। किसका? ईस्ट का जो उपयोग होता है वो अल्कोहल उत्पादन में किया जाता है। मलेरिया रोग का कारण क्या है? मलेरिया रोग का कारण प्रोटोजुआ होता है। क्या होता है? मलेरिया जो फैलती है प्रोटोजुआ के कारण फैलती है। टेस्टोस्टेरोन है अंशस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन। तो याद रखना जो टेस्टोस्टेरोन है ना बेटा, ये आप लोगों का पुरुष हार्मोन है। वही अगर स्त्री हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन। बल, कहीं भी बल है तो क्या बल का केवल दिशा होगा या परिमाण भी होगा या दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना बल का जो होता है ना, दिशा भी होता है और परिणाम भी होता है। तो परिणाम और दिशा दोनों होता है बल में, है ना। परिणाम और दिशा, परिमाण होगा। देखो आगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन क्या है? जैसे यही तो बताएं अभी, ये प्रकाश आ रही है वापस चल जा रही है। प्रकाश का आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु प्रविलंब तीनों एक ही तल में होता है। यानी 2 गुण नियम इसके होते हैं। विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है? विद्युत का सुचालक है पर अधातु है, तो क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा, है ना। विद्युत का सुचालक है पर वो एक अधातु का रूप है ना, कार्बन का ही रूप है। वायु किसका मिश्रण है? वायु बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वायु क्या है? वायु में क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब बहुत सारी गैस है भैया वायुमंडल में, नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग देखो रेफ्रिजरेटर में भी ठंडा रखने के लिए आता है। उसके बाद एयर कंडीशनर में भी ठंडा रखने के लिए किया जाता है। एरोसोल फुहार में भी किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल इनमें से सभी। ऐसे बता दो आप लोगों को, जिसमें भी इनमें से सभी रहेगा ना, मैक्सिमम टाइम
अब 90% केसेस में वो सही हो जाता है, और ऊपर से आप लोग किस्मत सही रहे तो भैया सारे के सारे इनमें से सही वाला सही हो जाता है। देखो अगला क्वेश्चन वही है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो कहाँ करते हैं बेटा? पाचन में भी होता है, श्वसन में भी होता है, उत्सर्जन में भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो देखो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? तो सभी होता है ना। नेक्स्ट, तैलीय सतह से घर्षण क्या होता है? मैंने अभी कहा तेल कहीं गिरा दोगे तो भैया घर्षण बढ़ेगा, अरे घट जाएगा, फिसल के गिर जाओगे फिर समझ में आएगा, है ना। तंबिका सर को मत बोलना आप। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 45 के बाद 46 देखो, आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? तो आवृत्ति कैसा होता है? हर्ट्ज होता है, जिसको हम लोग एच जेड से डिनोट करते हैं, है ना। 46 देखो, पृथ्वी के अंदर पृथ्वी अचानक कंपन को क्या कहते हैं? अचानक अगर पृथ्वी कंपन करने लगी तो उसे बोलते हैं भूकंप। पृथ्वी अचानक कंपन करेगी मतलब क्या आ गया है? भूकंप आ गया है, समझो। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है? कौन सा ऐसा संसाधन है जो समाप्त हो जाएगा? वायु, खनिज, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो देखो वायु तो खत्म होने वाला है नहीं, सूर्य का प्रकाश बने को दिन चलेगा। खनिज जो है बेटा ये सीमित मात्रा में, ये जल्द ही आप लोग खत्म हो जाएगा अगर ध्यानपूर्वक यूज नहीं करेंगे सही से। तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो बेटा ये हरी पत्तियों में पाया जाता है, और उसी में रहता है क्लोरोफिल जो सूर्य से रोशनी खींचता है और अपना खाना तैयार करके भैया सभी में बांटता है ना। और अंतिम प्रश्न है, उससे पहले बता दूं, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक जरूर कर लीजिए आगे हर एक वीडियो पाने के लिए, है ना, एग्जाम में धुआं धुआं मचाने के लिए। बाकी आप लोगों के लिए फिर से कह दूं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर देखिए। सब एक वीडियो देख कर जाओगे तो दिक्कत होगा, जितना वीडियो अपलोड किया उसको कम से कम नजर दौड़ा लो अच्छे से। सर्वप्रथम चेचक की टीका की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी? है ना, लुई पास्चर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर हो जाएगा, और जेनर फ्लेमिंग, या फिर रॉबर्ट हुक। याद रखिए एडवर्ड जेनर्स का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर्स का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का विज्ञान का कक्षा 8वीं का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको देख लो, आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी बता दो, है ना, और एग्जाम में जाओ फोड़ो। तो दोस्तों लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अभी मिलेंगे दोस्तों जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।